हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है। ऑलवेज फॉलो बिग प्लेयर्स। अब बिग प्लेयर से मेरा क्या मतलब है? तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे कि DIIs या FIIs, ये बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। और भी बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में हमारे हेविली इन्वेस्ट करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं ह्यूज क्वांटिटीज में। इनको हम लोग बोलते हैं बिग प्लेयर्स। ये चीज क्लियर होगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ ट्रेडर्स के दिमाग में स्पेसिफिकली ये कंफ्यूजन होता है। उनको ये लगता है कि ये बिग प्लेयर्स हमारे ऑपोजिशन में है। मतलब क्या? कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको यहाँ पे विन करना है स्टॉक मार्केट में, तो बिग प्लेयर्स को हराना पड़ेगा या हारना पड़ेगा। ये चीज बहुत ही गलत चीज है। मैं एक्चुअल में आपको बोलूंगा तो बहुत ही एक बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि ट्रेडर्स के दिमाग में है। और ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आज से 20 साल पहले आज से 20 साल पहले जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे स्टॉक मार्केट में ऑपरेट कर रहे थे, मोर देन 90% बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आज भी हमारे स्टॉक मार्केट में एक्टिव होंगे। मैं अभी ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूं, मोर देन 90%। ठीक है, हो सकता है 98 99% भी आज के टाइम पे एक्टिव हो, सर्वाइव करते हैं। लेकिन एक और चीज आप सोचो कि आज से 20 साल पहले जितने रिटेल ट्रेडर्स ने स्टॉक मार्केट में एंट्री मारी थी, उनमें से कितने स्टॉक ट्रेडर्स या फिर ट्रेडर्स आज के टाइम पे सर्वाइव कर चुके हैं या फिर एक्टिव है या फिर प्रॉफिटेबल है इवन? तो लेस देन 1% आपके रिटेल ट्रेडर्स आज के टाइम पे एक्टिव है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई? तो हमें एक चीज तो पता है कि बड़े प्लेयर्स लॉन्ग रन में हमेशा विन करते हैं, और जो रिटेल ट्रेडर्स है लॉन्ग टर्म में हमेशा लूज करते हैं। ये चीज क्लियर होगी। और अगर आप इन बिग प्लेयर्स के ऑपोजिट में ट्रेड करने की कोशिश करोगे, उल्टे डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करोगी, तो 110% सर्टेनिटी में बता सकता हूं कि आप यहां पे लूज करने वाले। तो एक ही तरीका है स्टॉक मार्केट में सस्टेन करने का, सर्वाइव करने का या थ्राइव करने का, कि आपको बिग प्लेयर्स के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। क्लियर समझ में आ गया? अब एक और चीज समझो। बड़े प्लेयर अगर किसी स्टॉक के अंदर बाइंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? रैंडमली बाय करना है क्या? नहीं। हमें उस स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना है। क्लियर? अगर कोई बड़ा प्लेयर किसी स्टॉक के अंदर सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर रहा है या अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहा है, तो हमें क्या करना है? उन स्टॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल साइड की पोजीशंस या अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करना है, उन्हीं को ट्रेड करना है। ये चीज भी क्लियर समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि बिग प्लेयर्स कहां पे एंट्री ले रहे हैं, किस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, किस स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं? तो यहां पे दो मेथड्स आते हैं। एक सबसे कॉमन मेथड जो है वो है न्यूज, जो कि नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। अब न्यूज के अंदर क्या क्या चीजें आती है बता देता हूं। आप लोगों को बहुत बार न्यूज के अंदर सुनने के लिए मिलता होगा कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में या किसी बड़े फॉरेन प्लेयर ने, बैंक ने एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हेविली इन्वेस्ट किया या फिर बाइंग पोजीशन बनाई। बरोबर है? और रिटेल ट्रेडर नॉर्मली क्या करते हैं? उन स्टॉक्स के अंदर बाइंग पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते या बाय करना स्टार्ट कर देते रैंडमली, बगैर उसके चार्ट को देखे हुए। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्टॉक न्यूज में आ रहा है या जब भी कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कि इस स्टॉक में हमारी बाइंग की लेवल ये है, हमारा टारगेट ये है, तो मोस्ट प्रोबेबली, मैं ये नहीं बोलूंगा हमेशा, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी बाइंग पोजीशन ऑलरेडी बना चुके होते हैं। और यहां पे जब प्राइस ऑलरेडी पहुंच जाती है ऑलमोस्ट अपने पीक पे, तब जाके वो मार्केट के अंदर इस तरीके के रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें चाहिए होता है एग्जिट। अब उन्होंने जब यहां पे बाइंग की है तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को एक इंड्यूसमेंट देते हैं, काइंड ऑफ एक इन्विटेशन देते हैं कि भाई आके इसके अंदर बाइंग करो। अब जैसे जैसे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स बाय करना स्टार्ट करता है, वो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग? रिटेल ट्रेडर्स को एक ट्रैप के अंदर फंसा देते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स होते ही बेवकूफ है, एक्चुअल बात है। वो क्या करते हैं? यहाँ पे सिर्फ न्यूज के बेसिस पे, बगैर किसी चार्ट को देखे, बगैर किसी टेक्निकल एनालिसिस को किए हुए, वो रैंडमली कहीं पर भी अपनी बाइंग पोजीशन क्रिएट करना चालू कर देते सिर्फ न्यूज को देख के। और वो ट्रैप हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? मार्केट पूरा का पूरा नीचे आता है, अच्छे खासे लॉस में रिटेल ट्रेडर होल्ड करके बैठ जाता है। ये चीज बहुत लोगों के साथ में होती है और ये काफी कॉमन है। अब ये तरीका तो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 80-90% ऑफ द टाइम्स आप ट्रैप में फंसने वाले।
और एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ, एक्चुअली इसके बहुत सारे एविडेंस भी हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे न्यूज के भी क्लिप्स मिलेंगे कि जब भी वो किसी स्टॉक को रेकमेंड करते हैं उसके कुछ ही टाइम के अंदर वो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज आप देखना, ये सारे अपनी पोजीशन को बेचने के लिए आते हैं और रिटेलर्स को ट्रैप करके वो अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं। अब हमें दूसरा एक तरीका है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, उसको बोलते हैं की जोन्स। एक चीज हमेशा याद रखो, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो रैंडमली किसी भी पोजीशन में किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट नहीं करते। उनके कुछ प्री डिफाइंड जोन्स होते हैं, प्राइस के लेवल्स होते हैं जहां पे वो लोग अपनी एंट्री और एग्जिट करते हैं। उन जोन्स को बोलते हैं हम लोग की जोन्स। ये चीज क्लियर समझ में आ गई? तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन की जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि कहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग हो रही है। सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे कि इनको ट्रेड कैसे करना है। अब देखो, एक चीज पता चल गई कि भाई किसी प्लेयर ने यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री मारी है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, उन्होंने बाइंग पोजीशन क्रिएट कर दी। लेकिन हम इस स्टॉक के अंदर एंट्री कब मारेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन स्टार्ट कर दी है तो हम क्या रैंडमली उसमें कूदने वाले? क्या नहीं, हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग या तो उसको बाय करेंगे या तो उसको सेल करेंगे। तो ऐसी दो स्ट्रैटेजीज आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और इन दी एंड हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देखेंगे जो कि एक रिटेल ट्रेडर करता है की जोन्स को फाइंड आउट करते टाइम या फिर ट्रेड करते टाइम। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है सेशन नंबर 5, आइडेंटिफाइंग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट मतलब क्या, इंस्टीट्यूशंस ने कहां पे बाइंग या सेलिंग की है उसको फाइंड आउट करना, अलॉन्ग विथ वन एक्सपर्ट हैक। अब एक एक्सपर्ट हैक मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन थ्रू आउट द वीडियो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स या फिर एक्सपर्ट हैक्स काइंड ऑफ यहाँ पे शेयर की है। तो वीडियो को एंड तक देखो, प्रॉपर तरीके से देखो। और ये सेशन नंबर 5 है, इसके पहले 4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके उन सेशंस को देखो, उसके बाद ये सेशन को कंटिन्यू करो, नहीं तो होगा क्या, ये सेशन थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा। तो ट्रेडर्स, अगर आपको इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग सीखना है, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से स्टॉक को ट्रेड किया जाता है, बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, तो आप हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम को परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे 3 स्ट्रैटेजीज आप सीखोगे और फ्रैंकली ये स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर आप स्टॉक सिलेक्शन से लेके एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट, हर एक चीज सीखोगे। इवन रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सारी चीजें इसके अंदर मैंने कवर की है। 11+ आवर्स का इसमें कंटेंट है, सारी चीजें मैंने डिटेल के अंदर इस प्रोग्राम में एक्सप्लेन की है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है, तो उससे पहले आप इसको परचेस कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि की जोन्स को मार्क कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि कहां पे हैवी बाइंग या इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है या फिर कहां पे इंस्टीट्यूशनल ने अपनी पोजीशन को सेल किया। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला जो एक कॉमन मिस्टेक है, इसको मैं पहले कवर कर लेता हूं क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी करता था, कि वो लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स को एज अ सिंगल लाइन वो लोग प्लॉट कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप सिंगल लाइन के जैसा किसी प्राइस पॉइंट को मार्क कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसके अंदर आप ट्रैप होने वाले हो, फंसने वाले हो। कैसे? जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, इस प्राइस पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस लाइन हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, प्राइस ने जस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में वापस से नीचे आ गई। तो यहाँ पे अगर आपने एक सिंगल लाइन प्लॉट की होती, एक सिंगल प्राइस पॉइंट को आपने एक सिंगल लाइन के जैसा रेजिस्टेंस मार्क किया होता, तो आप यहाँ पे बाय करते और नेक्स्ट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, या फिर इस 2-3 कैंडल्स के बाद में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो इसमें क्या होता, आप एक ट्रैप के अंदर फंस गए। अब ये एक चीज होगी। अब यहाँ पे बॉटम पे देखो, यहाँ पे मैंने अगेन एक सपोर्ट लाइन मार्क कर दी, ये एक सिंगल लाइन के जैसा मैंने मार्क किया क्योंकि प्राइस यहां से बाउंस किया था। अब इसमें क्या हुआ कि प्राइस इस सपोर्ट लाइन पे आने से पहले ही बाउंस करके ऊपर भाग गया। तो यहां पे क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने से पहले ही ऊपर भाग गई। सेकेंड टाइम अगेन यहां पे हुआ। तो ये चीज हमेशा याद रखो, आपको कभी भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या इवन की जोन्स जो होते हैं उनको जोन्स बोलते हैं, लाइंस नहीं बोलते हैं। रीजन है, समझ में आ रहा है? तो उसको हमेशा आपको जोन्स के जैसा प्लॉट करना है। अब यहां पे देखो, अगेन सेम पॉइंट है, देखो
कुछ अलग जगह पे हमने प्लॉट नहीं किया है, कुछ अलग से हमने साइंस यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ उसको एक रेंज बना दिया, जो एक सिंगल लाइन थी उसको एक रेंज की जैसा प्लॉट किया। अब ये रेंज प्रॉपरली वर्क क्यों करते हैं, इसका भी एक रीजन है। हमेशा याद रखो, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में 999 जब प्राइस आएगी ना, तो इस प्राइस पॉइंट पे मैं बाय करूंगा या फिर इस प्राइस पॉइंट पे मैं सेल करूंगा, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता। उन लोग का एक रेंज होता है। वो क्या सोचते हैं कि 990 से लेके समझो 1010, ये मेरा एक रेंज है, इस रेंज के अंदर या तो मैं बाय करूंगा या तो सेल करूंगा। समझ में आ गया? तो उनका हमेशा एक रेंज होता है। तो हमें भी हमेशा प्राइस में जब भी इंपॉर्टेंट जोन्स को मार्क करें तो जोन्स की जैसा एक रेंज की जैसा मार्क करना है। ये चीज क्लियर होगी? अब फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक्चुअल फर्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम। अब मैं जब आपको जोन्स वगैरह सब प्लॉट करना सिखाऊंगा, तब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए चार्ट्स को देख के, और जानबूझ के मैंने ऐसे चार्ट्स यहाँ पे मेंशन किए या फिर प्रेजेंट किए हैं जिनके अंदर आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे फर्स्ट चीज हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप क्या करोगे, 1 डे का टाइम फ्रेम आप लोगे, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज जो होते हैं, स्विंग के हाइज और स्विंग के लोज, उसको मार्क करोगे। और भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम लोग मार्क करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस को प्लॉट किया, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, उसको ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे प्राइस ने रीटेस्ट किया, और यहाँ पे सपोर्ट की जैसा वो रेजिस्टेंस जोन काम में आया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीआईपी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या, नीचे कमेंट करो फटाफट। चलो एक और जोन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो सपोर्ट जोन, प्राइस ने यहां से बाउंस किया मल्टीपल टाइम्स, तो हमने इसको एज अ सपोर्ट जोन मार्क किया। आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जोन हमने मार्क किया, लेकिन स्टिल प्राइस कभी कभार जोन के जस्ट नीचे डिप करके फिर से ऊपर आ जाती है, तो ट्रैपिंग हमेशा होगी। इसको कैसे प्रिवेंट करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक और देखो, एक होता है मेजर जोन्स, ये वाले मेजर जोन्स है, मतलब प्राइस का एक जो मेजर कंसोलिडेशन हो रहा है उसके ऊपर और नीचे आपने जोन्स को प्लॉट कर दिया। कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट या फिर मीडियम या माइक्रो लेवल जोन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो भी आपको प्लॉट करना है। अब जोन्स को हमने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे प्लॉट कर दिया। अब हम जाएंगे एक स्टेप नीचे। अब सेम चार्ट है, हमने स्टार्ट किया या चार्ट को ओपन किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ब्लू जोन्स दिख रहे हैं वो सारे मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्लॉट किए। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ग्रेजुअली हायर टाइम फ्रेम से नीचे नीचे आ रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट जोन्स हमको दिख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही जोन, लेकिन थोड़े से डिफरेंट चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा सिंपल मतलब कैसे मैं बोलूं आपको, एकदम ही डिफरेंट होते हैं, और जो की जोन्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे बता दो, चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, जो स्विंग हाई था उसको मार्क कर लिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कोई स्विंग हाई बना है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। यहाँ पे ब्लैक मतलब रेड कैंडल है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखे तो आपको उनके हाई या लो पे एक जोन के जैसा प्लॉट करना है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, तो हमने उसके लो पे भी एक जोन को प्लॉट कर दिया। ठीक हो गया। तो जो जो हायर टाइम फ्रेम पे और उसके एक टाइम फ्रेम नीचे अर्ली टाइम फ्रेम पे आपको इंपॉर्टेंट स्विंग्स या फिर जोन्स दिखे, उनको आपको प्लॉट करना है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। उसके बाद जाना है आपको ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना, कि जो जो जोन्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या जो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो प्लॉट कर देते हैं, और उसके बाद उसे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखो, जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स बनाओगे ना, तो उनके फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल ही ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया इस जोन का, ये लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस ने पहले ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस ऊपर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्रैप्स बन रहे हैं। अब लोगों को लगता है ये ट्रैप है, ये बड़े इंस्टीट्यूशन गेम खेल रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप बताओगे, इस तरीके से जोन्स को प्लॉट करोगे, तो ये कहीं ना कहीं प्राइस फ्लक्चुएशंस आ जाती है, ठीक है। उसके चक्कर में क्या होता है, प्रॉपर जोन्स प्लॉट नहीं होते। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग जोन्स कैसे मार्क करेंगे, ये चीज समझ में आ गई, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप पे या थर्ड स्टेप पे, विच इज बिग मूव्स इक्वल्स टू इंस्टीट्यूशन। हमेशा याद रखो, जब भी आपको बड़ी कैंडल दिखे, बिग कैंडल्स दिखे, इसका मतलब है
कि उस पर्टिकुलर कैंडल में इंस्टीट्यूशन ने या तो सेलिंग की है या तो बाइंग की है। हमेशा याद रखो, बड़ी कैंडल रिटेल ट्रेडर कभी नहीं बना सकता। ठीक है, बड़ी कैंडल्स बनती है हेवी क्वांटिटी बाइंग या सेलिंग से, और वो कौन करते हैं? बिग प्लेयर्स करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी रेड कैंडल्स आपको दिखे, जो भी रेड कैंडल्स आपको दिखे जो कि एवरेज साइज कैंडल्स से एटलीस्ट 2 टाइम्स से 3 टाइम्स बड़ी है, मतलब क्या, छोटी कैंडल अगर 10 पॉइंट की है तो बड़ी कैंडल एटलीस्ट 20 या 30 पॉइंट की तो एटलीस्ट होनी चाहिए। जितनी बड़ी होगी उतना बेटर है। ठीक है, रेड कैंडल दिखेगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसके हाई के ऊपर एक की जोन को हम लोग प्लॉट कर लेंगे। इसको आप रेजिस्टेंस जोन बोलना चाहते हो बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। एक की जोन हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक हो गया। अब एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि जानबूझ के मैं ऐसे चार्ट्स बनाऊंगा या फिर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में जिसके अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चंस आने चाहिए। अब अगर बड़े प्लेयर ने इस कैंडल में सेलिंग की है तो प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों भाग रही है? हमने तो देखा था कि बड़े प्लेयर अगर सेलिंग करते हैं तो हमको सेल साइड की पोजीशन बनानी है, मतलब प्राइस गिरनी चाहिए ज्यादा, लेकिन यहां पे प्राइस ऊपर क्यों भाग रही है? रीजन मैं आपको बताऊंगा, आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए एक स्टेप आपको समझ में आ गया कि आपको बिग रेड कैंडल्स, बड़ी रेड कैंडल्स अगर दिख रही है तो उसके हाई पे आपको जोन प्लॉट करना है, की जोन, की रेजिस्टेंस जोन आप इसको बोल दो। अब एक और चीज आप नोटिस करो, इस पर्टिकुलर जोन पे प्राइस वापस से आई, प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया, थोड़ा नीचे गिरी, फिर प्राइस ऊपर भाग गई, कोई टेंशन नहीं। यहां पे इस जोन का ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट कैसी कैंडल से हुआ? एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में। तो यहां पे अगेन किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के ऊपर भी अगेन एक जोन प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, सेम चार्ट है, थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे देखो, ये हमारी बड़ी वाली कैंडल थी जिसका यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट हो गया। अब जब रेड कैंडल बनती है तो हम लोग हाई के ऊपर उसके की जोन प्लॉट करते हैं। जब ग्रीन कैंडल बनेगी तब आप उस कैंडल के लो के ऊपर की जोन को प्लॉट करो। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। यहाँ पे हमने जोन प्लॉट नहीं किया, आप चाहे तो यहाँ पे जोन को प्लॉट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, सपोर्ट जोन बन गया। अब प्राइस ने क्या किया, नीचे आई, इस जोन तक पहुंची क्या? प्राइस नहीं पहुंची। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था वो फिर से सपोर्ट का काम कर रहा है और यही से प्राइस ने अगेन एक बाउंस दे दिया। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इस प्राइस पॉइंट तक या फिर इस जोन तक प्राइस आनी चाहिए। कभी कभार उससे थोड़ा पहले अगर सपोर्ट मिल गया तो वहां से भी बाउंस कर सकती है, या फिर कभी कभार अगर प्राइस को रेजिस्टेंस से पहले एक और रेजिस्टेंस जोन मिल गया जो कि हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, राइट, तो वहां से भी प्राइस गिर सकती है। ये चीज क्लियर होगी? अब एक क्वेश्चन जो दिमाग में है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, कि बड़े प्लेयर ने अगर यहाँ पे बाइंग की है तो प्राइस तो यार यहाँ से रॉकेट हो जानी चाहिए थी, प्राइस यहाँ से ऊपर भागनी चाहिए थी फुल स्पीड में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में प्राइस थोड़ा टाइम पास कर रही है और नीचे आके इसी सपोर्ट जोन को ब्रेक कर रही है। अब ऐसा कैसे हो गया भाई? बड़े प्लेयर ट्रैप हो रहे हैं या फिर रिटेलर को ट्रैप कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक बुक का पेज शेयर किया था, फोटो निकाल के। कॉन्टेक्स्ट स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखो, पैटर्न से भी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। कैसे? अब इसी चार्ट को मैं एक हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ठीक है, ये इंट्राडे चार्ट है, ये देखो सेम चार्ट है, हायर टाइम फ्रेम का चार्ट। अब यहां पे आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है मुझे बताओ। ये एक बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है, हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है, समझो इसको। यहां पे रेड कैंडल बनी है, इतनी बड़ी कैंडल, तो इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन ने प्राइस में इस पर्टिकुलर स्टॉक में हैवी क्वांटिटी में सेलिंग की है। तो यहाँ का जो ट्रेंड है वो कौन सा है? डाउन ट्रेंड है। समझ में आ रहा है? इसके लिए मैंने क्या बोला, हमेशा आप जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या की जोन्स प्लॉट करना चालू करो, हमेशा हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। हायर टाइम फ्रेम पे सिर्फ आपको जोन्स नहीं मार्क करने, आपको ट्रेंड को भी चेक करना है, ट्रेंड को भी समझना है। यहां पे देखो क्लियरली हमें दिख रहा है, इतना बड़ा कैंडल अगर बना है हायर टाइम फ्रेम पे तो इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेलिंग हुई होगी। तो इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है? सेलिंग साइड का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक और चीज आप नोटिस करो, अब यहाँ पे अगर सेलिंग साइड का ट्रेंड है तो ये वाली कैंडल फेल क्यों होगी? चलो पीछे चल के वापस से देखते हैं। ये देखो, ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन साइड का, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, लेकिन यहां पे प्राइस ने नीचे कंटिन्यूएशन क्यों नहीं दिया? तो यहां पे एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं
फॉलो थ्रू एक्शन, हमेशा याद रखो बड़ी कैंडल्स बनना इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बातें हैं। लेकिन अगर बड़ी कैंडल्स के एक्सट्रीम जो है वो ब्रेक नहीं होते, जैसे कि इस केस में रेड कैंडल बनी, सिग्निफाई क्या करती है कि बड़े प्लेयर ने सेलिंग की। तो सेलिंग करने के बाद में अगर प्राइस नीचे नहीं गिर रही है, उसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है, तो इसका मतलब समझो कि ये ट्रैप बना है। क्लियर? यहां पे अगेन देखो, प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया, ठीक है, छोटा मोटा फॉलो थ्रू भी मिला, लेकिन ये वापस से प्राइस नीचे क्यों आई? क्योंकि मेजर जो ट्रेंड है, मेजर हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में था। ये समझ में आ गया? अच्छा, ये क्लियर हो गया फॉलो थ्रू एक्शन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको यहाँ पे समझनी है इस पर्टिकुलर स्लाइड में, ये देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं। इसी के चक्कर में वो लोग ट्रैप में फंसते हैं और वो हमेशा ब्लेम किसको करते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने ट्रैप सेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े प्लेयर्स चाहते ही नहीं कि आप जीतो। बहाने सारे के सारे। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे देखो ट्रेंड क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे हमें समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, हायर टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी कैंडल बनाने में ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा पैसा लगने वाला है, या लोअर टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कैंडल बनाने में ज्यादा क्वांटिटी लगने वाली है? आप सिंपल सा सोचो। तो आपको एक चीज हमेशा क्लियर रखना है, एक चीज हमेशा दिमाग के अंदर समझ के रखना है कि जब भी हायर टाइम फ्रेम पे बड़ी कैंडल बने तो वो आपके ट्रेंड को, वो बड़े प्लेयर की एक्टिविटी को ज्यादा डिटेल में या ज्यादा कन्विक्शन के साथ में आपको कन्वे करेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? लोअर टाइम फ्रेम पे जब बड़े कैंडल्स बनते हैं तो मोस्टली वो ट्रैप्स होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि छोटी क्वांटिटी के साथ, देखो अभी छोटी क्वांटिटी मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि जो रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं उतनी छोटी क्वांटिटी, लेकिन बड़े प्लेयर के लिए वो काफी छोटी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर वो बाइंग करके प्राइस को फटाक से लोअर टाइम फ्रेम पे ऊपर भगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो लोअर टाइम फ्रेम से ज्यादा हमेशा हायर टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंस दो, ट्रेंड को चेक करो हायर टाइम फ्रेम पे और फिर धीरे धीरे करके नीचे जाओ। और ट्रेड कौन से डायरेक्शन में करना है? जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उस डायरेक्शन में। क्लियर? आगे चलते हैं। शार्प रिवर्सल्स, शार्प रिवर्सल जब भी आपको दिखे तो उन जोन्स को हमेशा आपको की जोन्स के जैसा प्लॉट करना है। शार्प रिवर्सल्स का मतलब क्या? प्राइस में जब भी एक वी शेप रिकवरी आए, प्राइस गिर रही थी, एक वी शेप में, देखो नॉर्मली प्राइस है ना रिकवर जब करती है तो कैसे करती है? एक डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है, या तो फिर प्राइस कैसे जाती है? धीरे 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 करके रिकवर करती है। लेकिन जब भी आपको एक वी शेप रिकवरी दिखे, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर जोन में बड़े प्लेयर ने बाइंग की है, तब जाके प्राइस अचानक से फास्ट एकदम बाउंस कर रही है। इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। ठीक है, तो जब भी आपको एक वी शेप का रिकवरी दिखे तो उसके बॉटम पे आपको एक की जोन, की सपोर्ट जोन को प्लॉट करना है। ठीक हो गया? अब यहां पे अगेन आप देखो, प्राइस ऊपर जाने के बाद में एक काइंड ऑफ इनवर्स वी बोलो या एन बोलो, जो भी आपको बोलना है, इसको एक शार्प यहां से सेलिंग भी आई है, तो इसको भी आप मार्क करोगे एज अ की रेजिस्टेंस जोन। क्लियर? समझ में आ रहा है? सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको प्रॉपर्ली नोट करो, चार्ट्स पे जाके टेस्ट करो और उसको अप्लाई करो, सिर्फ देख के कुछ मतलब नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी वी शेप रिकवरी दिख रही है, जहां से वी शेप का बाउंस आया है या फिर इनवर्स वी शेप का एक रिजेक्शन और सेलिंग आई है, वहां पे समझो कि बड़े प्लेयर ने एक हैवी क्वांटिटी में बाइंग की है या फिर एक स्ट्रॉन्ग पुश दिया है डाउन साइड में प्राइस को। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व करो, मैंने वी शेप को तो आप लोगों को बता दिया, आपको विक्स को भी ऑब्जर्व करना है क्योंकि काइंड ऑफ ये भी एक वी शेप का ही पैटर्न बनता है। मैं रीजन बताता हूं, देखो इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप देखोगे, मैंने आप लोगों को कैंडल्स को कंबाइन कैसे करते हैं वो चीज आप लोगों को सिखाई थी कैंडल स्टिक वाले वीडियो में। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस स्टार्ट कहां पे हुई इसको ऑब्जर्व करो, यहां पे स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर भागी यहां तक, और उसके बाद उसी कैंडल में प्राइस फिर से नीचे आ गई यहां तक, एंड उसी कैंडल में वापस से यहां पे जाके कहीं पे प्राइस ने क्लोजिंग की। तो यहां पे प्राइस ने पहले एक बाउंस दिया एक सेम कैंडल के अंदर, उसी कैंडल में प्राइस फिर से नीचे आई और उसी कैंडल में फिर से रिकवरी की। तो यहां पे आपको एक इनवर्स वी फॉल दिख रहा है, यहां पे आपको एक वी टाइप का बाउंस भी दिख रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं है। ऊपर का विक अगर आप देखोगे तो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहां से हमें पता चलता है कि इस कैंडल के विक के हाई पे से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। क्लियर हो गया? तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को भी एज एन इंपॉर्टेंट की जोन, की रेजिस्टेंस जोन आप प्लॉट कर सकते हो। अब आप यहां पे देखोगे, आप बोलोगे कि भाई यहां पे तो प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया
और फिर यहाँ पे नीचे आ गई। आपने तो बोला था कि यहाँ पे अगर अच्छे से मार्क करोगे जोन्स को तो आप ट्रैप नहीं हो पाओगे। हमेशा प्राइस को ऑब्जर्व करो, जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट की तरफ जाए। क्लियर समझ में आ रहा है कैसे? देखो अब यहाँ पे जो अपमूव आया जिसके अंदर प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, वो अपमूव स्टार्ट कहां से हुआ था? यहां से। ठीक है, प्राइस यहां से ऊपर भागना स्टार्ट हुई और ऊपर जाके उसने एक ही गो में रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना है, जब भी प्राइस एक कंटिन्यूएशन में किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, जब भी प्राइस एक कंटिन्यूएशन मूव में, मतलब नीचे से चलते चलते भागते भागते एक ही सिंगल मूव में अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, तो 100% तो कुछ नहीं होता, चलो 90% चांसेस है कि वहां पे एक ट्रैप सेटअप बन रहा है। ठीक है, मतलब क्या, ये जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट बनने वाला। क्लियर? अब एक और चीज आप ऑब्जर्व करो कि प्राइस यहां से जब बाउंस की, जब नीचे से बाइंग आई, बड़े प्लेयर्स ने बाय करना स्टार्ट किया, प्राइस में एक बाउंस आया। ठीक है, सेकेंड चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचे तो किस टाइप की कैंडल्स बना रहे हैं। देखो लास्ट स्ट्रक्चर के वीडियो के बाद जो हमारा वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, प्राइस जब भी एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास पहुंचे तो आपको चेक करना है दो चीजें, एक कैंडल का साइज क्या है, ठीक है, और उसी में हमने क्या देखा था कि क्या कैंडल ऊपर साइड या नीचे साइड विक्स बना रही है। ठीक है, सेकंड चीज हमने देखा था नंबर ऑफ कैंडल्स, कलर क्या है, कैंडल का कलर क्या है वो भी हमें देखना था। तो यहाँ पे एक चीज आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास या की जोन के पास पहुंच रही है, कैंडल्स के अंदर बड़े बड़े अपर विक्स बनने स्टार्ट हो गए। मतलब क्या, वहां से कंटिन्यूअसली प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि जब भी आपको एक रिजेक्शन टाइप्स दिखना स्टार्ट हो रेजिस्टेंस के आसपास या उसके पहले, तो समझ जाओ वहां पे ट्रैपिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, एक तो पहले हमने देखा कि एक शार्प मूव आया, नीचे से लेके कंटिन्यूस मूव आया, तो वहां पे ब्रेकआउट होगा, तो उसमें 90% चांसेस है कि वहां पे ट्रैप होने वाला है। ये चीज हमने देखी। सेकंड हमने देखा कि कैंडल्स पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस के आसपास बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, मतलब वहां पे बड़े प्लेयर स्टिल सेलिंग कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये भी एक साइन है कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट मिला है। क्लियर समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। और मैंने बोला जानबूझ के मैं ऐसे एग्जांपल्स डाल रहा हूँ, चार्ट्स डाल रहा हूँ जिसमें ऐसे वाले सिनेरियोज आप लोगों को क्लियरली दिखे। ठीक है, ताकि लाइव मार्केट में जब आप करने जाओ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अदर टूल्स भी आप यूज कर सकते हो ट्रेंड लाइंस के साथ में, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन है, और इससे क्या हुआ है, प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया। देखो की जोन्स हम लोग जो प्लॉट कर रहे हैं वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जोन्स प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइस हमेशा हॉरिजॉन्टल जोन पे ही आए, प्राइस हमेशा ट्रेंड लाइन पे भी आ सकता है कभी कभार। ठीक है, तो इसको भी आपको प्लॉट करना सीखना पड़ेगा। एक और चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का भी यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि सीपीआर, प्रीवियस डे के हाई लो एंड क्लोज, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत ही तगड़े काम करते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीवियस डे का जो हाई लो क्लोज जोन्स होते हैं या लेवल्स होते हैं वो इंट्राडे के लिए की जोन्स के जैसा काम करते हैं, तो उनको भी आप प्लॉट कर सकते हो अपने इंट्राडे चार्ट के ऊपर, वो भी आपको कहीं ना कहीं की जोन्स के जैसा काम करते हुए दिखेंगे। क्लियर हो गया? एंड इवन मूविंग एवरेजेस को आप यूज कर सकते हो। मूविंग एवरेजेस के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मूविंग एवरेजेस डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे फाइनली प्राइस ने फॉल किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और उससे बाउंस किया। तो ये भी आप अपने टेक्निकल एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हो। देखो प्राइस एक्शन का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राइस ही देखे, आपको अगर कुछ असिस्टेंस इंडिकेटर से मिलती है तो वो आपके लिए एडिशनल एडवांटेज का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विंडोज सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अगर आपको बोलूँ ना कि इतना सारा चीज जो हमने अभी तक सीखा उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है, तो ये है विंडोज, जिसको आप गैप भी बोलते हो। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो में इसी वीडियो के बाद लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम लोग विंडोज से रिलेटेड एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे जो कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे डिटेल में। अब ये हो गए हमारे की जोन्स, किस तरीके से की जोन्स को प्लॉट करना है, ये चीज समझ में आ गई।
अब इनके बेसिस पे किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड में एंट्री कैसे मारनी है, वो समझते चलिए। तो सबसे पहला सबसे सिंपल तरीका ब्रेकआउट्स, मतलब क्या, आपने एक की जोन को प्लॉट किया एंड की जोन का जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ तो आपने उसके अंदर एंट्री मार दी। अब हमेशा याद रखो, आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है, मतलब क्या, आपको हायर टाइम फ्रेम पे चेक करना है कि भाई ओरिजिनल ट्रेंड इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के डायरेक्शन में है भी या नहीं। अगर ओरिजिनल ट्रेंड या फिर जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन साइड का है तो आप ऐसे वाले जो ब्रेकआउट्स होंगे उनको अवॉइड भी कर सकते हो या फिर छोटी क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? तो ब्रेकआउट्स काफी सिंपल है। ब्रेकआउट्स में क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट जोन का अगर प्राइस ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रही है। अब सस्टेन कैसे पता चलेगा मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक और तरीका होता है सस्टेन का, किस तरीके से, इसका अगर हाई क्रॉस हो, ब्रेकआउट कैंडल का हाई क्रॉस हो गया मतलब कहीं ना कहीं वो सस्टेन कर रहा है, तो आप उसके अंदर बाइंग साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। देखो जो भी स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं मेहरबानी करके उसको जाके बैक टेस्ट करना, चार्ट्स पे स्टडी करना, उसके बाद जाके उस पर ट्रेड करने के बारे में सोचना। तो ये चीज हमेशा याद रखो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद कन्विक्शन डेवलप होगा, उसके बाद जाके ट्रेड करो। ठीक हो गया? नेक्स्ट चलते, एक और चीज आप ऑब्जर्व करो। चलो यहां पे अगर आप देखोगे प्राइस ने रिजेक्शन लिया, नीचे आ गई, तब जाके हमने इस जोन को प्लॉट किया। अब प्राइस जैसे यहाँ पे अप्रोच कर रही है, देखो यहां से अप्रोच करते हुए नीचे से प्राइस जब भागना स्टार्ट हुई, अगर यहां पे एक डायरेक्टली इसने ब्रेकआउट दे दिया होता, यहां पे समझो कि प्राइस भागते भागते ऊपर आई और यहां पे डायरेक्टली इसने अगर ब्रेकआउट इस तरीके से दे दिया होता, क्या आप इसे ट्रेड करते? अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले आप लोगों को समझाया, इस तरीके से अगर मूव आता है तो इस ब्रेकआउट को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि 90% चांसेस है, देखो 90% मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है 95% चांस हो सकता है 85% चांस हो। तो एकदम डेप्थ में मत घुसो इसके अंदर, समझो इस बात को, मीनिंग समझो इसका। यहाँ पे ज्यादातर चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे ट्रैप बना के नीचे आए, समझ में आ रहा है? तो कंटिन्यूअस मूव अगर आ रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर भागने के बाद टाइम पास किया, कंसोलिडेशन हुआ अच्छा खासा, उसके बाद जाके प्राइस ने ब्रेकआउट किया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस जोन और नीचे साइड में सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे अगेन देखो प्राइस ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ब्रेक किया, नहीं किया, यहां से भागना स्टार्ट किया, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ जाता ट्रेड करते क्या? नहीं करते। प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद जाके ब्रेकआउट किया, तो वो सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, 10 में से 1 या 2 बार आपको ऐसे केसेस दिखेंगे जहां पे प्राइस ने नीचे से स्टार्ट किया, ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ऊपर भाग गया। लेकिन बाकी के 8 केसेस में ऐसे वाले ब्रेकआउट्स फेल होते हुए दिखेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि 20% वाली प्रोबेबिलिटी में ट्रेड करना है या 80% प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर 2 ट्रेड्स मिस भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, ब्रेकआउट देखो भाई। अब यहाँ पे देखो प्राइस ने सपोर्ट लिया, बाउंस किया, सपोर्ट लिया। अब ये वाला कौन सा कैंडल है? बिग प्लेयर्स, बिग कैंडल, बड़ा कैंडल। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट की जोन हमारा बन गया। ठीक है, पहले एक सिंपल सपोर्ट जोन था, अब यहाँ पे ये कैंडल बनने के बाद में ये बन गया हमारा की जोन। और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने कंसोलिडेट करने के बाद में इसमें ब्रेक डाउन दे दिया, डाउन साइड में ब्रेक कर दिया और प्राइस नीचे भाग गई। तो ये तो काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन की। नेक्स्ट वाला जो स्ट्रैटेजी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये वाली जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कैंडल, इसके लो पे हमने क्या किया, मार्क कर दिया। अब इसको इतना भी आप प्लॉट कर देंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा ही करें, छोटा सा जोन भी आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। हमने इसको मार्क किया एज अ की सपोर्ट जोन। ठीक है, अब प्राइस ने देखो क्या किया, बाउंस किया। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने सोचा बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो बिग बार्स को ट्रेड करते हैं, बिग कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं ना, ऐसी बड़ी कैंडल बनने के बाद उसके हाई क्रॉस होने के बाद डायरेक्टली बाइंग कर देते हैं। वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि एक बड़ा मूव आएगा, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे एंट्री मारी है। ऐसा आप देखोगे मोर देन 60-70% केसेस में ऐसा नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, एक और रीजन ऐसा ट्रेड नहीं करने का ये है कि बड़ी कैंडल के बाद आप डायरेक्टली अगर बाय करोगे उसके हाई ब्रेक होने के बाद, तो नॉर्मल सी बात है आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे आना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा वो सोचो।
एंड उसके अगेंस्ट में अगर आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो प्राइस कितना बड़ा मूव करनी चाहिए, तब जाके आपको 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम होती है। तो इसके लिए हमेशा याद रखो, बड़े कैंडल्स बनने के बाद डायरेक्टली कभी भी उस स्टॉक में एंट्री मत मारो, ठीक है, वेट करो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का। और बड़े प्लेयर्स, देखो एक चीज याद रखो, बड़े प्लेयर ने एक्चुअल में अगर यहाँ पे एंट्री मारी है, उनका एक्चुअल अगर मूड है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनानी है, तो वो एक झटके में पोजीशन नहीं बनाएंगे और बना भी नहीं सकते। वो क्या करेंगे, प्राइस में एक बाइंग की, बड़ी कैंडल बन गई, हमें दिख गया, प्राइस साइडवेज जब होगी इस पर्टिकुलर जोन में वो और बाइंग करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस में स्पाइक आने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखो कि डायरेक्टली बिग कैंडल्स के बेसिस पे हाई क्रॉस होने पे या लो ब्रेक होने पे डायरेक्टली बाइंग या सेलिंग मत करना, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का वेट करना। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, की सपोर्ट जोन मार्क किया, प्राइस ने टाइम पास किया, पूरा दिन टाइम पास किया। उसके अगले दिन, ये इंट्राडे का चार्ट है, ऑब्वियस सी बात है आपको हाई टाइम फ्रेम पे कंफर्म करना पड़ेगा मेजर ट्रेंड कौन सा डायरेक्शन में। उसके बाद क्या हुआ देखो, एक अगेन इसी सपोर्ट जोन पे एक स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल बन गई, ठीक हो गया। अब एक और चीज आप ऑब्जर्व करो कि यहां पे प्राइस ने बाउंस करने के बाद में एक रेजिस्टेंस जोन भी बनाया था। अब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे, इस जोन का जब ब्रेकआउट होगा तब जाके आप बाइंग करोगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, एक जो हमारा ट्रेंड है उसका रिवर्सल हुआ वो आप कैप्चर कर रहे हो, प्राइस सपोर्ट पे आई और वहां से बाउंस कर रही है तब आप बाइंग कर सकते हो, या फिर यहां पे आप एक छोटा सा ब्रेकआउट वगैरह भी ढूंढ सकते हो और उसके बाद आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बड़ी कैंडल्स पे बाय कर रहे हो, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कि बड़े कैंडल्स बिग कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, उनको पसंद है बड़े कैंडल्स के हाई या लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड करना, तो आप अपने स्टॉप लॉस को कैंडल का 50% पे भी रख सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा रखना है राइट, तो 50% पे कर दो, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई एग्जिट कर दो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कंफर्मेशंस आप ले सकते हो, मल्टीपल कंफर्मेशंस। यहां पे देखो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाया, की जोन काइंड ऑफ बना दिया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, प्राइस अगेन यहाँ पे आई रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट एंट्री। अब देखो 50% केसेस में ऐसा होगा कि प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रीटेस्ट करने के लिए उसी जोन को आएगी, 50% केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है। एडिशनल कंफर्मेशन जितना आप ज्यादा लोगे आपके लिए उतना बेटर होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, कॉन्फ्लुएंस को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया मूविंग एवरेजेस को आप यूज कर सकते हो एज डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल, हमने यहाँ पे की जोन को प्लॉट कर दिया। अब प्राइस ने क्या किया देखो, अगर कोई बंदा इसके हाई पे बाय करता तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता, क्लियर सी बात है। प्राइस ने क्या किया, टाइम पास करने के बाद फाइनली एक गैप डाउन के साथ में इस जोन को, की जोन को ब्रेक कर दिया। मतलब क्या, यहाँ पे हमें पता है कि की जोन के नीचे प्राइस है तो हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है, लेकिन रैंडमली बनाएंगे क्या? नहीं। एक हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक ढंग की कैंडल दिखे, आपने सेल कर दिया, बेस्ट है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, फिर से बाउंस करने के बाद यहाँ पे इसी जोन पे रीटेस्ट किया, प्राइस ने रीटेस्ट दिया यहाँ पे, और उसी टाइम पे यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज दिख रही है, वो भी सेम जोन पे थी। तो यहाँ पे प्राइस ने दो लेवल्स को, दो इंपॉर्टेंट जोन्स को या दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को रीटेस्ट किया। पहले किया की जोन को जहां से रिजेक्शन लिया, और सेकंड वहां पे मूविंग एवरेज भी थी जहां से प्राइस ने रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। मल्टीपल सिग्नल्स एक जगह पे जब आपको मिले तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। अब एक कॉमन कुछ मिस्टेक्स है जो कि रिटेल ट्रेडर करते हैं, इवन की जोन्स के अंदर भी, ब्रेकआउट के अंदर भी, रिवर्सल्स के अंदर भी वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उनको फटाफट से डिस्कस करते हैं, फिर ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट हैक मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। सबसे पहली मिस्टेक जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं भाई, चार्ट के ऊपर 50 जोन मार्क करके रख देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं 3 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हैं और उसी टाइम फ्रेम के ऊपर जोन्स को मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, चार्ट पे पूरा क्लटर हो जाता है, चार्ट पूरा जोन से भर जाता है, फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से जोन पे बाइंग करनी है, कौन से जोन पे सेलिंग करनी है, कुछ क्लियर समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा मत करना, आप अगर ऐसा कर रहे हो तो। रिवर्सल एट एवरी जोन, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। उनको लगता है कि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है तो थर्ड टाइम प्राइस अगर यहाँ पे आएगी तो डेफिनेटली प्राइस को नीचे गिरना ही चाहिए,
ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे एक एक्सपर्ट हैक आपको बताता हूँ, चलो ऑलरेडी एक आइडिया रहेगा आप लोगों को, वापस से बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन को या सपोर्ट जोन को अप्रोच करे तो कैंडल्स कैसी बन रही है उसको ऑब्जर्व करो। नंबर ऑफ कैंडल्स कौन से कलर की ज्यादा है वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो, प्राइस यहाँ पे टाइम पास कर रही थी, छोटी छोटी कैंडल्स बना रही थी। अचानक से प्राइस के अंदर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। देखो इस चीज को ऑब्जर्व करो, बड़ी कैंडल है, फिर वापस छोटी छोटी कैंडल्स, और रेजिस्टेंस के जस्ट नजदीक में एक वापस से बड़ी ग्रीन कैंडल है। ऊपर साइड में विग भी नहीं है, रिजेक्शन भी नहीं है। मतलब क्या कि बड़े प्लेयर्स उस पोजीशन को डिफेंड नहीं कर रहे, उस जोन को डिफेंड नहीं कर रहे, वहां पे और सेलिंग नहीं कर रहे। क्लियर? प्राइस ने क्या किया, टाइम पास किया और फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। तो ये चीज भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे रिजेक्शन हो भी रहा है, बड़े प्लेयर सेल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। परमानेंट जोन्स, लोग क्या करते हैं, एक जोन को मैंने प्लॉट कर दिया भाई, अब मैं इसको कभी भी चेंज नहीं करूंगा, ये चार्ट पे हमेशा मेरा रहने वाला है। हमेशा याद रखो भाई, एक पर्टिकुलर जोन अगर 3 बार 4 बार टेस्ट हो चुका है तो उसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो नए स्विंग्स बनेंगे, जो नए स्विंग्स बनेंगे उनको आपको जोन्स के जैसा प्लॉट करना है। तो जोन्स हमेशा चेंज होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक जोन जिंदगी भर चलते रहेगा, वैसा नहीं होता। ठीक है, 3-4 बार टेस्ट कर दिया, प्राइस ने उसको एक बार ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट भी कर दिया, बस हो गया भाई, उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। अब आपको न्यू जोन को प्लॉट करना है नए स्विंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अब आ गया भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज एक्सपर्ट हैक। एक्सपर्ट हैक क्या? सबसे सिंपल, वॉल्यूम। देखो जब जब ब्रेकआउट आएगा, जब जब प्राइस एक्शन आता है, तो उसके अंदर वॉल्यूम आना ही आना। ठीक हो गया, कैसे? अब ये सेम चार्ट है जो हमने स्टार्टिंग में शेयर किया था, जहां पे हम लोग बड़ा ट्रेंड देख रहे थे, डाउन साइड में था, और वही चार्ट मैंने यहाँ पे शेयर किया। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है दो चीजें, जब आपकी बड़ी कैंडल्स बने या फिर जहां पे आपका की जोन बन रहा है, उस जगह पे जब प्राइस रिजेक्ट कर रही है तो वॉल्यूम्स आपके बढ़ रहे हैं या वॉल्यूम्स आपके कम हो रहे हैं, ये चीज आप देखोगे। सेकेंड चीज आप देखोगे कि जब प्राइस अप्रोच कर रही है किसी रेजिस्टेंस जोन को या सपोर्ट जोन को, तब आपके वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं या वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो बाइंग हो रही है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। क्लियर? अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो, चलो एक चीज देखो, इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्या हुआ, वॉल्यूम ठीक ठाक थे, ओवरऑल कम ही थे। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी में कुछ सेलिंग नहीं हुई है। और एक और चीज, यहाँ पे नीचे एक विक भी बनी है, तो हमें पता है कि प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट भी कैंडल हमारे लिए नहीं है। और यहाँ पे कोई भी फॉलो थ्रू एक्शन भी नहीं है। प्राइस ने क्या किया, बाउंस किया। अब यहाँ पे बाउंस के टाइम पे देखो वॉल्यूम कम हो रहा है। बाउंस जब आया, प्राइस जब रेजिस्टेंस को या की जोन को अप्रोच कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहे, कम हो रहे। मतलब क्या, प्राइस के यहाँ पे रिजेक्ट करके नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पे ऑब्जर्व करो, प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन दिया और अच्छा खासा एक फॉल दिया। अब नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ, यहाँ पे जब वापस से प्राइस उसको अप्रोच कर रही है, वॉल्यूम्स आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे। जब ब्रेकआउट हुआ तब भी क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब क्या कि उसके सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा है। अब यहाँ पे ये सेम रेजिस्टेंस जोन, सेम रेजिस्टेंस की जोन हमारा यहाँ पे की सपोर्ट जोन बन गया। अब प्राइस ने जब सपोर्ट जोन को वापस से रीटेस्ट करने आए, तब आप ऑब्जर्व करो वॉल्यूम्स कैसे गिर गए। ठीक है, मतलब क्या कि आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहाँ पे मोस्ट लाइकली सपोर्ट लेगी। एक और चीज आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे लोअर साइड में विक्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लोगों को वॉल्यूम को इंक्लूड करना है प्राइस एक्शन के अंदर। अब ये मैंने हायर टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दिया, इसके अंदर भी सेम एनालिसिस है, सेम चीज आपको ऑब्जर्व करनी। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे भाई, आज का सेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे गैप के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी होने वाली है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।